सो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। कल की क्लास में हमने बात करी थी किसकी? कल की क्लास में हमने बात करी थी कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं चेन सर्वेइंग के अंदर। लास्ट इक्विपमेंट हमारा था लाइन रेंजर। लाइन रेंजर के बाद हमने रेंजिंग की बात करी थी। इन टुडेस क्लास वी विल टॉकिंग अबाउट व्हाट? आज की क्लास में हम बात करेंगे इन टुडेस क्लास वी विल टॉकिंग अबाउट चेनिंग। तो कल की क्लास में हमने बात करी थी रेंजिंग की, आज की क्लास में बात करेंगे चेनिंग की। परफेक्ट है। थोड़ा सा ऊपर कर दिया माइक, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार स्पेशल क्लास में। कोई नहीं है यहाँ पे कमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। चेनिंग क्या होती है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज चेनिंग? लीनियर मेजरमेंट बाय द यूज ऑफ द चेन इज कॉल्ड एज चेनिंग। अगर आप लीनियर मेजरमेंट लो चेन की मदद से, इसको हम क्या बोल देंगे? चेनिंग बोल देंगे। सो लीनियर मेजरमेंट व्हिच इज बीइंग डन बाय द यूज ऑफ द चेन विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज चेनिंग। इसको टेक्निकली हम चेनिंग बोलते हैं। अब चेनिंग करने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं। देयर आर 2-3 मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द चेनिंग। पहला तरीका है ऑन द स्मूथ लेवल ग्राउंड। तो आपको चेनिंग करनी है किसके अंदर? लेवल ग्राउंड के ऊपर। तो चेनिंग इज टू बी कैरिड आउट ऑन व्हाट? लेवल ग्राउंड। अगर आपको चेनिंग करनी है लेवल ग्राउंड के ऊपर तो बहुत ही आसान काम है। कैसे? मैंने एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया? फॉर मेजरिंग अ डिस्टेंस व्हिच इज लॉन्गर देन वन चेन लेंथ। आपको दूरी नापनी है जो एक चेन लेंथ से बड़ी है। सपोज हमारी चेन लेंथ है 20 मीटर, आपको 100 मीटर की लंबाई नापनी है। अगर आपको 100 मीटर की लंबाई नापनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं? वो हम रेंजिंग की मदद से करते हैं। इस प्रोसेस में आपको दो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। एक को हम बोलते हैं लीडर, दूसरे को हम बोलते हैं फॉलोअर। लीडर क्या होता है? जो आगे चलता है। फॉलोअर जो पीछे चलता है। अब लीडर क्या करता है? लीडर और फॉलोअर दोनों चेन को पकड़ के रखते हैं। लीडर आगे चलता है और जहां पर चेन खत्म हो जाती है वहां पर वो एरो डाल देता है। वहां पर वो एरो डाल देता है और अब फॉलोअर भी उस एरो तक पहुंचता है। फॉलोअर उस एरो तक पहुंचता है, वहां पे जाके खड़ा हो जाता है, उस एरो को कलेक्ट करके अपने पास रख देता है और फिर लीडर आगे वापस मूव करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है तब तक जब तक आपकी टोटल लेंथ मेजर नहीं हो जाती। इस प्रोसेस में जितने भी एरो कलेक्ट किए किसने? फॉलोअर ने। ये आपको डायरेक्टली क्या बता देगा? डिस्टेंस बता देगा। दिस विल डायरेक्टली गिव यू डिस्टेंस। इस बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट अस सपोज 3D में बात करते हैं। ये हमारा एरिया, तो 3 डायमेंशनल एरिया। आपको दूरी नापनी है किसके बीच में? आपको दूरी नापनी है, एक पॉइंट है हमारा ए और एक पॉइंट है हमारा बी। मैं आपको ये डायरेक्टली बता रहा हूं कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। मैंने आपको ये डायरेक्टली बता दिया ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। ये आपको पहले नहीं पता थी, ये आपने मेजर करने के बाद निकाली। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। अब मुझे क्या करनी है? चेनिंग करनी है, नापना है इसे। किससे नाप रहे हैं? चेन की मदद से नाप रहे हैं। आपकी चेन की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है दो लोगों की। इसको मैं बोल रहा हूँ फॉलोअर और दूसरा जो इंसान है इसको मैं बोल रहा हूँ लीडर। सो लीडर दोनों ने किसको पकड़ रखा है? दोनों ने चेन को पकड़ रखा है। तो दोनों ने चेन को पकड़ रखा है। तो लीडर चेन को लेके आगे गया। जहां पर ये चेन खत्म हो गई इस लीडर ने किसको इंसर्ट कर दिया? एरो को इंसर्ट कर दिया। अब फॉलोअर यहाँ पे आता है, इस एरो को उठा के अपने पास रख देता है। फॉलोअर यहीं खड़ा हो जाता है। अब लीडर आगे जाता है, लीडर आगे मूव करता है, दोबारा से जाके किसको इंसर्ट कर देगा? एरो को इंसर्ट कर देगा। फॉलोअर आएगा यहाँ पे, इस एरो को भी उठा के अपने पास रख देगा और ये कहानी चलती जाएगी। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो इसका मतलब जब हमारा लीडर पॉइंट बी तक पहुंच गया, ये फाइनली क्या करता है? एरो को इंसर्ट कर देता है। फॉलोअर यहाँ पे आता है, इस एरो को उठा लेता है। जितने भी एरो होंगे हमारे फॉलोअर के पास, ये आपको डायरेक्टली क्या बता देंगे? ये आपको डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस बता देंगे। दिस विल गिव यू द डिस्टेंस। फॉलोअर एरो को कलेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। लीडर एंड फॉलोअर, क्लियर है पूरी प्रोसेस? तो अगर आपको चेनिंग करनी है स्मूथ लेवल ग्राउंड के ऊपर, इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज बीइंग अडॉप्टेड। तो ये 20 मीटर आएगी, फिर ये 20 मीटर आएगा, फिर आगे 20 मीटर आएगा, फिर एक 20 मीटर और आएगा, फिर एक आखिरी का 20 मीटर आएगा, तो लास्ट 20 मीटर आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको चेनिंग करनी है किसके ऊपर? स्लोपिंग ग्राउंड के ऊपर। पीछे किसके ऊपर करी थी हमने? पीछे करी थी लेवल ग्राउंड के ऊपर। अब किसके ऊपर कर रहे हैं? स्लोपिंग ग्राउंड के ऊपर। Now, in plane surveying, the distance which are measured should be horizontal. प्लेन सर्वेइंग में आपके सारे डिस्टेंस कैसे होने चाहिए? हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। पर कुछ केसेस में ऐसा होगा, दो पॉइंट के बीच में एलिवेशन इतनी ज्यादा होगी कि आप चेन को हॉरिजॉन्टल रख ही नहीं पाओगे। तो मुझे प्लेन सर्वेइंग में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे ये डिस्टेंस नापनी है।
अगर मुझे ये डिस्टेंस नापनी है, मैं चेन को हॉरिजॉन्टल रख ही नहीं पाऊंगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मुझे चेन कैसे रखनी पड़ेगी? अब मुझे चेन रखनी पड़ेगी इंक्लिनेशन पे। तो अगर आपकी स्लोपिंग ग्राउंड है और स्लोप एंगल ज्यादा है या एलिवेशन ज्यादा है, आप चेन को स्ट्रेट रख नहीं पाओगे। इस सिचुएशन में दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। इन दिस सिचुएशन देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल। आप चेनिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द स्टेपिंग, आप चेनिंग कर सकते हो बाय मेजरिंग द स्लोप। तो पहला विद द हेल्प ऑफ द स्टेपिंग और विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ द स्लोप। अब आप स्टेपिंग कब अडॉप्ट करोगे? स्टेपिंग तब अडॉप्ट की जाती है जब आपकी स्लोप वेरिएबल है। अगर मेरी स्लोप कांस्टेंट है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? मेजरमेंट ले लेते हैं स्लोप के अलाउंग। तो दो अलग अलग केसेस है, दोनों केसेस को देखते हैं। पहला केस, द फर्स्ट ऑफ द केस इज स्टेपिंग। जो ऊपर वाला डायग्राम बना हुआ है वो स्टेपिंग का डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारी स्लोप है वेरिएबल है, यहाँ पर स्लोप अलग 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 है। तो अगर आपकी स्लोप वेरिएबल है, उस सिचुएशन में स्टेपिंग की जाती है। क्या होती है स्टेपिंग? एक पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है? फॉलोअर, दूसरे पॉइंट पे कौन गया? लीडर। इसने चेन को स्ट्रेट रखा, चेन खत्म हो गई, जहां चेन खत्म हो गई एरो को इंसर्ट कर दिया। अब फॉलोअर आता है, एरो को उठाता है, यहाँ पे खड़ा हो जाता है, लीडर आगे जाता है, चेन को स्ट्रेट रखता है, जहां पर चेन खत्म हो जाती है फिर से एरो को इंसर्ट कर देता है, एंड सो ऑन, कहानी चलती जाती है। जितने भी एरो कलेक्ट किए फॉलोअर में, वो आपको डायरेक्टली क्या बता देगा? मेजर डिस्टेंस बता देगा। तो हमें स्टेपिंग क्यों करनी पड़ जाती है? हमें स्टेपिंग इसलिए करनी पड़ जाती है क्योंकि स्लोप कैसी है? वेरिएबल है। पर अगर मेरी स्लोप कांस्टेंट है, चेक करो, अगर मेरी स्लोप कांस्टेंट है, इफ द स्लोप इज कांस्टेंट, इस बार मैं चेनिंग किसके अलाउंग करूंगा? इस बार मैं चेनिंग कर दूंगा स्लोप के अलाउंग। तो मैंने जो चेनिंग कर दी स्लोप के अलाउंग कर दी, तो लेट सपोज ये 20 मीटर की है, दिस इज 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर। तो आपने जो लंबाई नापी वो कितनी नाप ली? आपने जो लंबाई नापी स्लोप के अलाउंग वो है 80 मीटर। तो क्या आपको ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी थी? नहीं, आपको कौन सी डिस्टेंस मेजर करनी थी? AC। तो AC कितनी हो जाएगी हमारी? तो AC विल बी इक्वल टू 80 cos थीटा। और ये थीटा की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे? हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा? ये थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द किलोमीटर। ये कल बताया था, इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड इन द चेन सर्विंग। सर 90 मीटर लेंथ हुआ तो भैया पार्शियल लेंथ मेजर करना नहीं बताया था क्या? टैली लगी होती है ना बीच में। जब भी क्लास में आते हो पिछले वाला लेक्चर देख के आया करो। मेरे को जल्दी समझा के खत्म करनी थी बात, इसलिए मैंने 20 के मल्टीपल लिए। अगर आपने 90 मीटर मेजर करनी है तो बीच में टैलीज लगी होती है। दिखा भी रखिए चेन में टैलीज का पर्पस क्या होता है। पार्शियल लेंथ मेजर करते हैं टैलीज की मदद से। पार्शियल लेंथ इज बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द टैलीज। तो आपने जब ये सवाल पूछा यहीं से समझ में आ गया कि भैया पीछे वाली क्लास लगाते नहीं हो, बस आगे बस कुछ भी पूछना है। क्लियर है? तो पहला केस हमने लेवल ग्राउंड के ऊपर चेनिंग करी, दूसरा केस हमने स्लोपिंग ग्राउंड के ऊपर लेवलिंग करी, चेनिंग करी। स्लोपिंग ग्राउंड के ऊपर चेनिंग करने के दो तरीके, एक स्टेपिंग है और दूसरा मेजरमेंट अलोंग द स्लोप है। क्लियर? चलो ये भी खत्म होता है। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन सेज एरर एंड करेक्शन इन चेनिंग और टेपिंग। अब कौन कौन से एरर या करेक्शन होते हैं हमारे चेनिंग और टेपिंग के अंदर? अब एरर और करेक्शन की बात करेंगे। पहला, एरर का मतलब हमने डिफाइन कर रखा है पीछे। एरर इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड लेंथ एंड ट्रू लेंथ। एरर डिफरेंस है किसका? मेजर्ड लेंथ का और ट्रू लेंथ का। जितनी लेंथ आपने मेजर करी और जितनी उसकी एक्चुअल लेंथ है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। तो मुझे तो ट्रू लेंथ चाहिए, तो ट्रू लेंथ कैसे निकालूंगा? ट्रू लेंथ विल बी इक्वल टू मेजर लेंथ माइनस एरर, पहली चीज। फिर करेक्शन क्या होता है? करेक्शन इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। तो हमें पता है करेक्शन और एरर मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं पर नेचर उल्टा होता है। तो आप बोल सकते हो करेक्शन इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ व्हाट? एरर। डिस्कस कर रखा है इस बात को हमने। तो करेक्शन इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू लेंथ एंड मेजर्ड लेंथ। तो फिर जो आपकी ट्रू लेंथ है वो किसके बराबर होगी? मेजर्ड लेंथ में क्या जोड़ दोगे? करेक्शन जोड़ दोगे। तो एरर और करेक्शन का मतलब हमें पता है। So correction will be equal to difference of true length and measured length. क्लियर है? चलो ये बात भी समझ में आती है। अब चेनिंग और टेपिंग के अंदर कौन कौन से एरर आ सकते हैं? ये सारे एरर हमने चैप्टर नंबर 1 में कर रखे हैं। पहला मिस्टेक, गलती हो गई कुछ। क्या गलती हो गई? 5 एरो की जगह 4 एरो काउंट कर लिया आपने। जो टैली थी उसके 4 हाथ थे, आपने 3 हाथ मेजर किए, आपको देखे 3 हाथ ही है। ये मिस्टेक है, गलती हो गई भैया। दूसरा, क्यूमुलेटिव और सिस्टमैटिक एरर। ये कब होगा? जब आपकी चेन और टेप क्या हो जाए?
लंबी हो जाए या छोटी हो जाए। तो ये सिस्टमेटिक एरर है। इनका नेचर क्या होता है? इनका नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमेशा क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव होते हैं। These are always cumulative। फिर तीसरे तरह का एरर कौन सा है? कंपनसेटिंग एरर। तीसरे तरह का एरर क्या है? कंपनसेटिंग एरर, जो कंपनसेट कर जाए। इसको हम टेक्निकली कंपनसेटिंग एरर, इसको रैंडम एरर भी बोल सकते हो आप। इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज रैंडम एरर। अब ये एरर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ के। यानी जितनी ज्यादा बार मेजरमेंट करोगे, जितनी ज्यादा बार मेजरमेंट करते जाओगे, हो सकता है ये एरर क्या करता जाए आपका? बढ़ता चला जाए। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। तो तीन तरह के एरर है, मिस्टेक है, कंपनसेटिंग एरर है और हमारा क्यूमुलेटिव एरर है। थ्री टाइप्स ऑफ एरर देयर। एरर का मतलब बता दिया, करेक्शन का मतलब बता दिया। अब कौन कौन से करेक्शन हमें लगाने पड़ते हैं चेनिंग और टेपिंग में, उसकी बात करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्शन? तो फर्स्ट टाइप ऑफ करेक्शन व्हिच इज टू बी अप्लाइड इज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। पहला जो करेक्शन लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पहला जो करेक्शन लगाते हैं उसको बोलते हैं करेक्शन फॉर व्हाट? स्टैंडर्डाइजेशन। ये करेक्शन वैलिड है चेन और टेप दोनों के लिए। ये करेक्शन वैलिड है चेन और टेप दोनों के लिए। इसको मैं एग्जांपल के फॉर्म में समझाऊंगा, पिन पॉइंट दिमाग में बैठ जाएगी आपके बात। कैसे? ये करेक्शन क्यों लगाई जाती है? दिस करेक्शन इज टू बी अप्लाइड ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन और टेप। अगर आपके चेन और टेप की लंबाई इनकरेक्ट है, इसकी वजह से जो आप करेक्शन लगाते हो उसको आप बोलते हो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इस बात को समझने के लिए कुछ नोटेशन डिफाइन किए। क्या नोटेशन डिफाइन किए? एल डैश। अब क्या है एल डैश? एल डैश हमारी नॉमिनल लेंथ है या रॉन्ग लेंथ है? एल डैश हमारी नॉमिनल लेंथ है या रॉन्ग लेंथ है? किसकी? चेन या टेप की। ये गलत लंबाई है। तो एल कैपिटल डैश क्या होगी? रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन व्हिच इज बीइंग मेजर्ड। रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन व्हिच इज बीइंग मेजर्ड। आपने गलत लंबाई मेजर कर ली, आपने गलत लंबाई मेजर कर ली। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेता हूं। लेट अस सपोज हमारी ये जो चेन है, टेप है, ये 10 मीटर लंबी है। यानी यहां पर लिखा हुआ है 0, यहां पर लिखा हुआ है 10। तो इसकी स्टैंडर्डाइज लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। पर आपने क्या किया, या हमने क्या किया, इसको ज्यादा खींच लिया। अगर आपने इसको ज्यादा खींच लिया तो ये क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। तो एक्चुअल में हो गई है 11 मीटर की, पर आपको रीडिंग क्या लिखी हुई मिल रही है यहाँ पे? एक्चुअल में ये हो गई है 11 मीटर की, पर आपको रीडिंग क्या लिखी हुई मिल रही है इसके ऊपर? आपको रीडिंग लिखी हुई मिलेगी 10 मीटर की। यू विल फाइंड द रीडिंग टू बी रिटन एज 10 मीटर। जरा मुझे ये बताना, अगर मैं इस चेन को यूज करूं या इस टेप को यूज करूं, जो डिस्टेंस में मेजर कर लूंगा, एक्चुअल से ज्यादा मेजर करूंगा या एक्चुअल से कम मेजर करूंगा? लेट सपोज ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट के बीच में मैंने इसको यूज किया 1 बार, 2 बार और 3 बार और ये 4 बार। मैंने इसको 4 बार यूज किया। 4 बार यूज किया तो आप ए और बी के बीच की लंबाई कितनी बता दोगे? आप ए और बी के बीच की लंबाई कितनी बता दोगे? एक्स्ट्रा, मोर, कम? बहुत बढ़िया। मैंने इसको 4 बार यूज किया, आप ए और बी के बीच की लंबाई कितनी बता दोगे? मेरे को वैल्यू बताना जरा इसकी। तो इससे समझ में आएगा कि आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम ए और बी के बीच की लंबाई कितनी बता देंगे? हम बता देंगे 40 मीटर। तो हम बोल देंगे ए बी विच इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ विच इज इक्वल टू 40 मीटर। जबकि एक्चुअल में ये लंबाई कितनी है? आपकी जो चेन है वो तो 11 मीटर लंबी थी, वो एक्चुअल में 11 मीटर लंबी थी क्योंकि वो खिंच गई थी। इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 मीटर, तो आप बोल रहे हो 40 मीटर, जबकि एक्चुअल लेंथ कितनी है मेरी? एक्चुअल लेंथ है मेरी 44 मीटर। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी इज 44 मीटर, पर आप क्या बता रहे हो? 40 मीटर बता रहे हो। तो आप एक्चुअल से कम बता दोगे। क्लियर है? तो मैं करेक्ट लेंथ कैसे मेजर करूं? तो मुझे करेक्ट लेंथ मेजर करनी है। तो अगर मुझे करेक्ट लेंथ मेजर करनी है, मैं कैसे मेजर करूंगा? करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स आपने चेन और टेप को यूज किया मल्टीप्लाई बाय हमारे चेन और टेप की करेक्ट लेंथ। क्लियर है चीज? तो जो मेरी करेक्ट डिस्टेंस है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आपने चेन और टेप को यूज किया, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय आपके चेन और टेप की करेक्ट लेंथ। अब मैं ये कैसे मेजर करूं कितनी बार मैंने चेन और टेप को यूज किया? जरा देखो कितनी बार यूज किया। आपने दूरी कितनी मेजर करी? आपने दूरी कितनी मेजर करी? आपने दूरी मेजर करी 40 मीटर की। और आपके चेन और टेप की करेक्ट लेंथ कितनी है? इनकरेक्ट लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो आपके चेन और टेप की इनकरेक्ट लेंथ है 10 मीटर। तो 40 मीटर आपने लंबाई बताई 10 मीटर वाली चेन को
4 बार यूज करके। तो ये आपने नंबर ऑफ टाइम्स चेन और टेप को यूज किया, पर आपके चेन और टेप की करेक्ट लंबाई कितनी थी? करेक्ट लंबाई थी हमारी 11, तो आ गया 44 मीटर। तो आगे रिलेशनशिप निकल के, so actual distance measured L, actual distance measured L will be equal to what? Number of times chain or tape is used into actual length of the tape. तो ये n कैसे निकाला हमने? How this n is being computed? n is computed as L dash upon छोटा L dash, यानी जो incorrect distance measure करी divide by what? Incorrect length of the chain or tape. Clear? Sir, change the mic, voice is not good. बेटा है एक ही माइक है, मैं चेंज कैसे करूं? आप दे जाओ, अच्छा माइक दे जाओ। मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, अच्छा माइक भेज दो, आप लेके आओ फटाफट, चेंज कर दूंगा मैं। सो करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? तो हमारी जो करेक्ट लंबाई है, करेक्ट लंबाई इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन और टेप। पर करेक्ट लंबाई कैसे निकाली आपने? इनकरेक्ट डिस्टेंस मेजर्ड अपॉन इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन और टेप। तो ये हमारी करेक्ट डिस्टेंस आ गई। सो दिस इज अवर करेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? आप इसी कंसेप्ट को एरिया और वॉल्यूम के अंदर भी यूज कर सकते हो। The same concept can be used for area and volume. कैसे? True area और correct area is equal to what? Is equal to what? Is equal to true area और correct area निकालना है। इसको मैं कैसे निकालूंगा? True area और correct area निकालना है, this is equal to L by L dash. L क्या है मेरी? L है हमारे चेन की ट्रू लेंथ, L dash क्या है हमारे चेन की इनकरेक्ट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड एरिया। और जब L by L dash करोगे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, so it will be whole square. उसी तरीके से करेक्ट वॉल्यूम कैसे निकालोगे? L by L dash का होल क्यूब इनटू मेजर्ड वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम आपने मेजर किया, जो वॉल्यूम हम मेजर करेंगे वो कौन सा वॉल्यूम होगा? वो गलत वॉल्यूम होगा, इट विल बी इनकरेक्ट वॉल्यूम। 2/3, 2/3 नहीं है बेटा, एरिया में 2 आ जाएगा, वॉल्यूम में 3 आ जाएगा। ठीक है, सही बोल रहे हो। तो पहला करेक्शन जो लगाते हैं हम चेनिंग और टेपिंग में, वो क्या होता है? करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? Any of the point to be referred from this? चलो, अब अगर मुझे करेक्शन निकालना है यहाँ से, करेक्शन कैसे निकालूंगा? क्या होता है करेक्शन? डिफरेंस ऑफ व्हाट? करेक्शन क्या होती है? डिफरेंस ऑफ व्हाट? अभी पीछे बताया ना, करेक्शन इज टर्म्ड एज डिफरेंस ऑफ ट्रू लेंथ एंड मेजर्ड लेंथ। तो अब अगर मुझे करेक्शन निकालना हो, सो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, so I have to calculate the correction for standardization. Correction for standardization is equal to true length minus measured length. True length कितनी है? True length is equal to L by L dash into L dash, और measured length कितनी है? L dash. तो correction for standardization कितना बना? L dash कॉमन ले लिया, L by L dash minus 1. So L by L dash minus 1. तो ये हमारा करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आ गया। इसको और सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू L डैश L माइनस L डैश अपॉन L डैश ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आ गया। दिस इज द करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। क्या इसको श्रंक और एक्सटेंडेड फैक्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं? नहीं भैया, उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। तो इसको उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। तो पहला करेक्शन कौन सा है? चेनिंग और टेपिंग के अंदर पहला करेक्शन है स्टैंडर्डाइजेशन। द फर्स्ट ऑफ द करेक्शन इज करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? चले आगे। चलो, नेक्स्ट ऑफ द करेक्शन अवेलेबल इज नोन एज करेक्शन फॉर स्लोप। अगला जो करेक्शन अवेलेबल है हमारे पास, इसको बोलते हैं करेक्शन फॉर स्लोप। अब स्लोप करेक्शन है, जरा चेक करो। आप चेन और टेप की मदद से कौन सी लंबाई मेजर कर लोगे? इंक्लाइंड लंबाई मेजर कर लोगे, L। पर आपको कौन सी लंबाई मेजर करनी थी? हॉरिजॉन्टल लंबाई मेजर करनी थी, D। तो आपने मेजर कर ली L, आपको मेजर करनी थी D। तो करेक्शन क्या होता है?
करेक्शन इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज इक्वल टू ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। ट्रू लेंथ कितनी है d, मेजर्ड लेंथ कितनी है l। तो आ गया करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमारा d कितना है, d इज इक्वल टू l cos थीटा। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता है जो हम निकाल सकते हैं यूजिंग किलोमीटर, तो आप क्या बोल सकते हो, करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज इक्वल टू l cos थीटा माइनस l। तो ये l cos थीटा माइनस l आ गया। इसका मतलब आपका स्लोप करेक्शन हमेशा क्या है, हमेशा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू हमेशा क्या है, d से ज्यादा है। तो आप बोलोगे करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्टिव सवाल बन गया कि स्लोप करेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? व्हाई इट इज सो? क्योंकि मेजर्ड लेंथ हमेशा ट्रू लेंथ से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बेस। हमें चाहिए बेस, हम मेजर कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज। तो हमें जो करेक्शन लगाना पड़ेगा वो हमेशा नेगेटिव करेक्शन होगा। इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव करेक्शन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेम करेक्शन ड्यू टू स्लोप है, पर करेक्शन ड्यू टू स्लोप लगाने के लिए इस बार मुझे किसकी वैल्यू पता है, इस बार मुझे एलिवेशन h पता है। जरा देखो, अगर मुझे एलिवेशन h पता है, यहाँ पर मुझे क्या पता था, यहाँ पर मुझे थीटा पता था। अब थीटा नहीं पता मुझे, एलिवेशन h पता है। अगर मुझे एलिवेशन h पता है तब भी मैं करेक्शन ड्यू टू स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ करेक्शन ड्यू टू स्लोप? तो हम बोलेंगे करेक्शन ड्यू टू स्लोप cg इज इक्वल टू व्हाट, cg इज इक्वल टू d माइनस l। ये d माइनस l। अब d माइनस l, अब मुझे निकालना है करेक्शन ड्यू टू स्लोप। कैसे निकाला जाए, हाउ टू कैलकुलेट दिस? अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मैं कैसे निकालूं? देखो, d की वैल्यू मैं h के टर्म में लिख सकता हूं। अगर d की वैल्यू मैं h के टर्म में लिखूं, d इज इक्वल टू व्हाट, तो हम बोलेंगे l स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो h कितना हो गया, h इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस d स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। तो वैल्यू पुट कर दो। So if you substitute the value, so L square minus D square raised to the power 1/2 minus L, ये आ गया मेरा करेक्शन ड्यू टू स्लोप। तो अगर आपको एलिवेशन पता है, आप करेक्शन ड्यू टू स्लोप निकाल सकते हो। अब क्योंकि जो एलिवेशन है बहुत छोटी होती है, सिंस एलिवेशन इज वेरी स्मॉल, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे और सिंप्लीफाई करूँ, जरा चेक करो। L को कॉमन निकाला बाहर, L को कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या बना, 1 minus d square by l square raised to the power 1/2 minus 1। अगर मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं, इफ आई अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दूं, तो यहाँ पे मैंने लगाई बाइनोमियल थ्योरम और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया, तो l 1 minus 2 d square by l square minus 1, हायर टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज कैंसल्ड आउट। सॉरी, l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कहां से आ गया, मुझे d चाहिए ना। तो कोई बोल भी नहीं रहा कि सर d की वैल्यू चाहिए आपको h के टर्म में। तो जब d की वैल्यू चाहिए h के टर्म में तो अंदर h डालेंगे ना। तो जब d की वैल्यू चाहिए h के टर्म में तो अंदर h डालूंगा। तो d की वैल्यू चाहिए, तो d इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, सो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो कितना आ रहा है करेक्शन ड्यू टू स्लोप? So correction due to slope comes out to be, correction due to slope comes out to be 2h square by l। तो अगर आपको एलिवेशन पता है तब भी आप क्या निकाल सकते हो, तब भी आप करेक्शन ड्यू टू स्लोप निकाल सकते हो। जरा चेक करो, माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो आगे माइनस साइन आएगा। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हमारा नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी। हाँ, चेंज कर दिया मैंने, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कर दिया, आई चेंज इट, नेगेटिव लगा दिया, माइनस साइन भी लगा दिया, आई हैव यूज्ड माइनस साइन आल्सो। 1/2 आएगा तो बेटा 1/2 लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर ये देखो 1/2 ही है, तो 1/2 ही है, सो 1/2, सो 1/2, सो माइनस 1/2, सो h स्क्वायर बाय 2l कर दिया, 1/2 कर दिया उसे, सो माइनस h स्क्वायर बाय 2l। इसको कब अप्लाई कर पाओगे, h की वैल्यू इज स्मॉल, जब h की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो।
सो इफ एच इज स्मॉल, अगर एच की वैल्यू बहुत छोटी है तो हमारा करेक्शन ड्यू टू स्लोप ये निकल के आएगा। नोट करना है, नोट कर लो, नोट इट डाउन। 44, पिछला सवाल ही बता रहा है 44 ये। करेक्शन ड्यू टू स्लोप विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, अच्छी बात है। नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? चले आगे, प्रोसीड। अभी वाले जो करेक्शन बताए थे मैंने आपको, ये चेन और टेप दोनों के लिए वैलिड थे। कौन से? करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा करेक्शन फॉर स्लोप। अब आगे वाले जो भी करेक्शन है वो सिर्फ टेप के लिए एप्लीकेबल है। अब जो भी हम करेक्शन की बात करेंगे, दीज करेक्शंस आर एप्लीकेबल फॉर टेप ओनली। ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? अब जो करेक्शन कर रहे हैं हम किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? ये चेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, टेप के लिए एप्लीकेबल है। तो अगला करेक्शन इज करेक्शन फॉर पुल। अगला करेक्शन इज करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। अब क्या है ये करेक्शन फॉर पुल और टेंशन? If the pull which is applied to the tape during the measurement is more than the standard pull at which the tape was being standardized, then the length of the tape will increase. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, हो सकता है अंग्रेजी में बोला नहीं समझ में आया। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी टेप है। इस टेप की जब मैंने स्टैंडर्डाइजेशन करी, यानी इस टेप की जब मैं लंबाई नाप रहा था, इस टेप की जब मैं लंबाई नाप रहा था, मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और टेप की लंबाई आई 10 मीटर। पर जब आप मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट करते हुए आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का। मेजरमेंट करते हुए आपने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का। यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ पे लिखा हुआ है 10। अब जरा बताना, टेप लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? जब आप मेजरमेंट कर रहे हो डिस्टेंस की, टेप की मदद से टेप को आपने ज्यादा फोर्स लगा के खींच लिया। ज्यादा फोर्स किससे? जिससे आपने स्टैंडर्डाइजेशन करी थी। तो अब जो मेरी टेप होगी वो 10 मीटर से लंबी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। लेट सपोज ये हो गई हमारी 12 मीटर लंबी, तो इसकी एक्चुअल लंबाई हो गई 12 मीटर, पर आपको रीडिंग किसकी मिलेगी? इसके ऊपर रीडिंग मिलेगी 10 मीटर की। लेट सपोज आपने इसको 5 बार यूज किया। अगर आपने इसको 5 बार यूज किया ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में ये 5 बार यूज हुई, तो ए और बी के बीच की दूरी आप कितनी बता दोगे? ए और बी के बीच की दूरी आप कितनी बता दोगे? तो हमने इस टेप को यूज किया और यूज करते हुए फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, 5 बार यूज किया, तो ए और बी के बीच की दूरी मैं कितनी बता दूंगा? ए और बी के बीच की दूरी में बता दूंगा एल डैश। हाउ मच? मैं इसकी दूरी बता दूंगा 5 × 10, 50 मीटर। ये मेरी इनकरेक्ट डिस्टेंस है, मुझे इसके ऊपर करेक्शन लगाना पड़ेगा। एक्चुअल दूरी कितनी है ए और बी की? एक्चुअल दूरी है ए और बी की, एक्चुअल दूरी है 5 × 12 मीटर, तो एक्चुअल दूरी है 60 मीटर की। तो एक्चुअल दूरी क्या है हमारी? 60 मीटर की। तो जो करेक्शन लगेगा वो क्या होगा? 60 मीटर एक्चुअल, जो करेक्शन लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा। तो अगर आपने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा है देन द स्टैंडर्ड फोर्स, तो आपको जो करेक्शन लगाना पड़ेगा वो पॉजिटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो डिस्टेंस मेजर कर ली वो कम मेजर कर ली। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं उससे बात पूरी क्लियर हो जाती है। हेंस एग्जांपल्स आर बीइंग गिवन टू यू। तो अब जो करेक्शन लगेगा वो पॉजिटिव करेक्शन लगेगा। अच्छा भैया करेक्शन कैसे लगाऊंगा? करेक्शन कैसे लगाएंगे? ये इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा का, तो डेल्टा का इंक्रीमेंट हुआ, कैसे लगाएंगे? तो बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? स्ट्रेस की वैल्यू जो फोर्स आपने एक्स्ट्रा लगाया, कितना फोर्स एक्स्ट्रा लगाया? P माइनस पी एस डिवाइड बाय एरिया। स्ट्रेन कितना आया इससे? डेल्टा डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो इसका मतलब मेरा जो करेक्शन है वो कितना आ गया? मेरा जो करेक्शन है वो आ गया P माइनस पी एस, P minus PS L upon AE. So what is the correction due to pull or tension? It is equal to P minus PS L by AE. ये मेरी करेक्शन आ गई। ये पॉजिटिव होगी कब? जब आपने ज्यादा पुल लगाया।
ये नेगेटिव होगी कब? जब आपने कम पुल लगाया, 10 एक्स्ट्रा। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? चले आगे। तो पहला करेक्शन स्टैंडर्डाइजेशन का, दूसरा करेक्शन स्लोप का, तीसरा करेक्शन पुल का। ये सब लगेगा टेप के ऊपर। दिस विल बी अप्लाइड ओनली ऑन द टेप। आज क्लियर हुआ पुल करेक्शन। चलो बहुत बढ़िया। ज्यादा पुल पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल सही बात है कैप्टन जैक स्पैरो, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ज्यादा पुल पॉजिटिव करेक्शन लगेगा, कम पुल नेगेटिव करेक्शन लगेगा, करेक्शन विल बी नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द करेक्शन, नेक्स्ट ऑफ द करेक्शन इज करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। नेक्स्ट ऑफ द करेक्शन इज करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। ये भी आप खुद बता सकते हो। कैसे बता सकते हैं? लेट अस सपोज हमारी जो टेप है ये है 10 मीटर लंबी। हमारी जो टेप है वो है 10 मीटर लंबी। जितने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना था? रेफरेंस टेम्परेचर। व्हाट द रेफरेंस टेम्परेचर? टेक टी नॉट। तो टी नॉट टेम्परेचर पे इसकी लंबाई 10 मीटर है। लेट अस सपोज जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तब टेम्परेचर बढ़ गया, तब हमारा टेम्परेचर आ गया टीएम, और टीएम इज मोर देन टी नॉट। तो हमारी जो टेप है वो लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? हमारी जो टेप है वो लंबी हो जाएगी, पर इसके ऊपर लिखा हुआ क्या मिलेगा? लिखा हुआ मिलेगा 10 मीटर। बट लेट अस सपोज ये लंबी हो गई। कितनी लंबी हो गई? ये 3 मीटर लंबी हो गई। ये 3 मीटर लंबी हो गई। तो अब जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो ज्यादा मेजर कर लोगे या कम मेजर कर लोगे? लिखा हुआ है 10 मीटर, पर चेन या टेप है हमारी 13 मीटर की, इट इज ऑफ 13 मीटर। तो आप जो डिस्टेंस मेजर कर लोगे वो ज्यादा मेजर कर लोगे या कम मेजर कर लोगे? The distance that will be measured will be comparatively less, वो कम मेजर कर लोगे आप। इसलिए आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा। कैसे? पॉजिटिव। तो जिस टेम्परेचर पे आप टेस्ट कर रहे हो अगर वो आपके रेफरेंस टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो आपको करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर लगाना पड़ेगा जो पॉजिटिव होगा। एंड करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर विल बी हाउ मच? अल्फा डेल्टा टी इनटू एल। ये आपने कर रखा है इन जनरल कि हमारी स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है टेम्परेचर की वजह से। तो हम बोलेंगे अल्फा डेल्टा टी कितनी होगी? Tm माइनस टी नॉट इंटू व्हाट? ओरिजिनल लेंथ, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी। क्लियर? तो L इज द लेंथ व्हिच इज बीइंग मेजर्ड बाय अस, जो लेंथ को आपने मेजर कर रखा है। लेस कम, बिल्कुल सही बात है। यानी सारी बातें समझ में आ गई आपको। क्लियर है? लेस टेम्परेचर पर नेगेटिव करेक्शन एंड वाइस वर्सा। हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द करेक्शन इज करेक्शन फॉर सैग। So next of the correction which is to be applied is clear. So next of the correction which is to be applied is correction for sag. अब क्या है correction for sag? जब भी आप टेप को यूज करोगे लंबाई मेजर करने के लिए हमेशा उसमें सैग आएगा। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपकी जो टेप है वो परफेक्टली क्या हो? स्ट्रेट हो। सैगिंग तो होगी उसके अंदर। हाँ, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब है इफ हायर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड इन टेपिंग then in that case tape must be hung in catenary। ये हमारी कैटेनरी है, दिस इज द कैटेनरी। तो जब आप उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो यानी जब आप उसकी लंबाई नाप रहे हो तो उस समय आप उसको हैंग करो किसमें? कैटेनरी के अंदर। तो वो मैंने कैटेनरी बना के दिखाई है। क्लियर चीज? तो हमारी जो लंबाई है ये 0 की रीडिंग, ये 10 मीटर की रीडिंग। तो आपने जो टेप की लंबाई बताई है 10 मीटर की, ये किसमें बताई है? जब आपने टेप को कैटेनरी में हैंग कर रखा है। क्लियर है? अब इसमें दो केस बनते हैं। क्या दो केस बनते हैं? अगर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेप हैज बीन डन ऑन फ्लैट, आपने स्टैंडर्डाइजेशन करी है फ्लैट में पर आप उसको यूज कर रहे हो कैटेगरी में। जरा मुझे बताना, स्टैंडर्डाइजेशन हुई है फ्लैट में, स्टैंडर्डाइजेशन ये है फ्लैट में, ये 0 और ये है 10 मीटर, ये स्टैंडर्डाइजेशन हुई है फ्लैट में।
पर आप उसको यूज कर रहे हो कैटेनरी में, यू आर यूजिंग इट इन कैटेनरी, तो आप जो दूरी नाप लोगे वो ज्यादा दूरी नापोगे या कम दूरी नापोगे? तो ये रीडिंग होगी 0, ये रीडिंग होगी 10, पर ये जो डिस्टेंस होगा 10 मीटर से ज्यादा होगा या 10 मीटर से कम होगा? तो मेरी जो टेप है वो स्टैंडर्डाइज हुई है फ्लैट पे, पर आप उसको यूज कर रहे हो कैटेनरी में, तो अब आप जो डिस्टेंस मेजर कर लोगे वो 10 मीटर से क्या निकल के आ जाएगी? वो कम निकल के आ जाएगी। अगर वो 10 मीटर से कम निकल के आएगी, ऐसे ही होगा। एक बोल रहा है ज्यादा, एक बोल रहा है कम। बहुत बढ़िया। ये क्या 10 मीटर से कम निकल के आएगी दूरी? दिस विल कम आउट टू बी लेस देन 10 मीटर। आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया है फ्लैट पे, आप उसको यूज कर रहे हो कैटेनरी में, यू आर यूजिंग इट इन कैटेनरी। तो अब आपने जो दूरी निकाली है वो बताओ कितनी होगी? आपने ये जो दूरी निकाली है, ये दूरी कितनी निकाली है? ये दूरी कम नहीं निकाली है, दूरी ज्यादा निकाल ली है आपने। दिस डिस्टेंस व्हिच इज बीइंग मेजर्ड बाय अस, दिस डिस्टेंस इज मोर देन 10 मीटर। आप ये जो डिस्टेंस बता दोगे ये 10 मीटर से ज्यादा बता दोगे डिस्टेंस। क्यों 10 मीटर से ज्यादा बता देंगे? या आप ऐसे बोल सकते हो कि आप डिस्टेंस ज्यादा बता दोगे, आप बोलोगे डिस्टेंस है 10 मीटर, जबकि एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितनी थी? एक्चुअल में ये डिस्टेंस ही लिख देता हूं, एक्चुअल डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं अब यहाँ पे। तो बात को मैंने मॉडिफाई किया और मैंने बोला ये डिस्टेंस है 8 मीटर की, पर आप ये कितनी बताओगे? डिस्टेंस थी 8 मीटर की, आप बता दोगे 10 मीटर। तो आपने एक्चुअल से ज्यादा बता दिया या कम बता दिया? तो ए और बी के बीच की दूरी थी 8 मीटर, पर क्योंकि आपने इसको यूज किया कैटेनरी में तो आप बोलोगे ये तो 10 मीटर की है, जबकि एक्चुअल में 8 मीटर की थी। इसका मतलब स्टैक करेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो इस सिचुएशन में जो सैग करेक्शन होगी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सो इन दिस सिचुएशन द सैग करेक्शन विल बी नेगेटिव। तो करेक्शन ड्यू टू सैग विल बी नेगेटिव। तो ये पहला केस है, दिस इज द फर्स्ट केस। तो अगर आपने स्टैंडर्डाइजेशन करी फ्लैट पे और यूज किया कैटेनरी में, आप एक्चुअल से ज्यादा दूरी बता दोगे, करेक्शन लगाओगे नेगेटिव। उसी तरीके से दूसरा केस, अब आपने स्टैंडर्डाइजेशन करी है किसमें? ये स्टैंडर्डाइजेशन है, आपने स्टैंडर्डाइजेशन करी है कैटेनरी में और आप इसको यूज कर रहे हो फ्लैट पे। स्टैंडर्डाइजेशन करिए कैटेनरी में, आप इसको यूज कर रहे हो फ्लैट पे। जब आपने इसको यूज किया फ्लैट पे, आप तो रीडिंग बताओगे 0 और 10, आप तो रीडिंग बताओगे 0 और 10। अब जरा बताना एक्चुअल जो दूरी है ए बी की वो ज्यादा है 10 से या कम है 10 से? आपने स्टैंडर्डाइजेशन करी है कैटेनरी में और इसके ऊपर लिख दिया 10, यूज कर रहे हो फ्लैट में, ये वैल्यू है 12 मीटर। तो आप 10 मीटर बता दोगे, एक्चुअल में ये कितना था? क्योंकि जब उसको फ्लैट कर दोगे लंबाई बढ़ जाएगी, तो आप बताओगे 10 मीटर, एक्चुअल में थी 12 मीटर। तो इस बार जो सैग करेक्शन लगाओगे वो क्या होगा? इस बार जो सैग करेक्शन लगाओगे वो है पॉजिटिव, क्योंकि आप वैल्यू बता रहे हो 10 मीटर, एक्चुअल में कितनी थी? 12 मीटर। तो मुझे सैग करेक्शन क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। टुडेस वॉइस इज वेरी लो। ठीक है भाई, कुछ नहीं कर सकते इस वॉइस के बारे में, और ऊपर इतना पास लेके आ सकता हूँ। रुको, एक चीज और कर सकते हैं, इसको और ऊपर उठा देते हैं। लो, माइक थोड़ा और ऊपर कर दिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। फर्दर रेज दी माइक। सही है, वॉइस में थोड़ी इको है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर है करेक्शन फॉर सैग? सो करेक्शन फॉर सैग। सेकंड केस प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सेकंड केस प्रैक्टिकल है। आपने स्टैंडर्डाइजेशन करी है कैटेनरी में, यूज आप उसको फ्लैट में कर रहे हो, यू आर यूजिंग इट इन फ्लैट। आप सैगिंग उसको होने नहीं दे रहे, यानी पुल क्या लगा रहे हो? कंपैरेटिवली कम लगा रहे हो। तो पुल कंपैरेटिवली कम लगाओगे, सैगिंग आ जाएगी, ज्यादा लगाओगे तो वो फ्लैट हो जाएगी, इट विल बिकम फ्लैट। अब सैग करेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द सैग करेक्शन इज W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24 P स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों निकाला? जो हम सैग की प्रोफाइल है उसको पैराबोलिक मान लेते हैं,
तो पैराबोला की इक्वेशन लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली बता दिया, डिराइव करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। सो करेक्शन ड्यू टू सैग इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर। कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है उसका ध्यान रखना। सैग ऑलवेज नेगेटिव। अरे भैया हमेशा नेगेटिव नहीं है, हमेशा नेगेटिव नहीं है। कौन है ये चौधरी जी? हमेशा नेगेटिव नहीं है भैया, वो डिपेंड करता है। तो वो केस आपने वाला उठाया होगा। हमेशा नेगेटिव तब है जब आप स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करो, टेप की फ्लैट पे करो और यूज करो किसमें, कैटेनरी में। इसलिए तो केस बना के दिए दोनों। सर बुक में दे रखा है, बुक में पूरा भी तो पढ़ो क्या दिया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप टेप को स्टैंडर्डाइज कैसे कर रहे हो, फ्लैट में स्टैंडर्डाइज कर रहे हो या कैटेनरी में स्टैंडर्डाइज कर रहे हो। W क्या है? W है वेट। W इज द वेट ऑफ द टेप पर यूनिट लेंथ। जैसे यूडीएल होता है आपका, तो W क्या है? इट इज द वेट ऑफ द टेप पर यूनिट लेंथ। जैसे जो हमारी टेप है लेट अस सपोज 20 न्यूटन की है और लंबाई है 10 मीटर की, तो वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा 20/10, सो 2 न्यूटन पर मीटर। So W is the weight of the tape per unit length. क्लियर है? चले आगे। तो हमने करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर कर लिया, करेक्शन ड्यू टू पुल कर लिया, करेक्शन ड्यू टू सैग कर दिया। तो करेक्शन ड्यू टू सैग। अब अगला करेक्शन उठाते हैं। अगला करेक्शन उठाते हैं करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट। So next of the correction for the tape is correction for misalignment. अब क्या है करेक्शन फॉर misalignment? अगर आपने रेंजिंग प्रॉपर नहीं करी, कहने का मतलब है आपने जो इंटरमीडिएट पॉइंट है सी, वो सर्वे लाइन के ऊपर मार्क नहीं करके उससे दूर मार्क कर दिया, इसका मतलब रेंजिंग इज नॉट डन प्रॉपर। तो पहले तो मुझे बताओ ये जो डायग्राम बना हुआ है ये प्लान है या सेक्शन है? ये जो डायग्राम बना हुआ है बोर्ड के ऊपर ये प्लान है या सेक्शन है? इट इज प्लान और सेक्शन। जो डायग्राम बनी हुई है वो प्लान है या सेक्शन है? The diagram which is being shown to you is plan और सेक्शन। ये प्लान है, बिल्कुल सही बात है, सबने सही जवाब दिया। चौधरी जी सेक्शन नहीं है, प्लान है, ये ऊपर से देख रहे हैं। तो जो हमारी सर्वे लाइन है इसके ऊपर इंटरमीडिएट पॉइंट आप प्रॉपरली रेंज नहीं कर पाए, इससे दूर रेंज कर दिया। तो आपको तो लंबाई क्या नापनी थी? आपको लंबाई नापनी थी AB। तो आपको लंबाई नापनी थी AB विच इज इक्वल टू AC प्लस CB। आपने लंबाई क्या नाप ली? आपने लंबाई नाप ली AB डैश विच इज इक्वल टू व्हाट? AC डैश प्लस C डैश B। तो आपने लेंथ ज्यादा नाप ली। अगर आपने लेंथ ज्यादा नाप ली करेक्शन कैसा लगेगा? बिकॉज ऑफ मिसअलाइनमेंट ऑफ द व्हाट? सर्वे लाइन, आपने लंबाई ज्यादा नाप ली, तो AB डैश क्या आ गया? ज्यादा आ गया AB से। तो करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। तो करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट कम्स आउट टू बी व्हाट? नेगेटिव। निकालेंगे कैसे? सेम जैसे पीछे स्लोप करेक्शन निकाली थी आपने, स्लोप करेक्शन निकाली थी, कैसे निकालेंगे? सो हाउ इट इज टू बी कंप्यूटेड? तो मुझे चाहिए AC, तो मुझे करेक्शन चाहिए। करेक्शन क्या होता है? करेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेक्शन? करेक्शन किसके बराबर होती है? मेजर्ड लेंथ और ट्रू लेंथ के बेस में बताओ। तो करेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। ट्रू लेंथ में से मेजर्ड लेंथ घटा दोगे, इसे हम क्या बोल देंगे? करेक्शन बोल देंगे। सो ट्रू लेंथ में से मेजर्ड लेंथ घटा दोगे, इसे हम क्या बोल देंगे? करेक्शन बोल देंगे। तो ट्रू लेंथ कितनी है? AC। मेजर्ड लेंथ कितनी है? AC डैश प्लस ट्रू लेंथ कितनी है? CB माइनस C डैश B। तो ये हमारा करेक्शन आ गया। सो दिस इज द करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट। AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है AC डैश cos θ1 माइनस AC डैश। CB की वैल्यू कितनी है? C डैश B cos θ2 माइनस C डैश B। लो निकाल लो करेक्शन। So this is the correction due to misalignment. So true value minus measured value. बेटा इसमें H नहीं पता हमें, here H is not known.
क्लियर? चलो, सो दिस इज द करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट। ये हमारा करेक्शन हो गया मिसअलाइनमेंट की वजह से। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करेक्शन वी हैव सीन? कितने तरह के करेक्शन देख लिए? तो पहले दो करेक्शन हमारे चेन और टेप के लिए दोनों थे। पहला करेक्शन था स्टैंडर्डाइजेशन का, दूसरा करेक्शन था स्लोप का, तीसरा करेक्शन था हमारा पुल का, चौथा करेक्शन था हमारा सैग का, फिर अगला करेक्शन हमने देखा है मिसअलाइनमेंट का। लास्ट ऑफ द करेक्शन इज रिडक्शन ऑफ द लेंथ टू द मीन सी लेवल। सो लास्ट ऑफ द करेक्शन व्हिच इज अवेलेबल इज रिडक्शन ऑफ द लेंथ टू द मीन सी लेवल। आपको लेंथ को रिड्यूस कर देना है कहां पर? मीन सी लेवल पे। सैग करेक्शन में पैराबोलिक इक्वेशन एक बार बता दीजिए। सैग करेक्शन में पैराबोलिक इक्वेशन एक बार बता दीजिए। ले लो सैग करेक्शन, ये इक्वेशन पैराबोलिक है। सो y is equal to kx square। तो इसको हम पैराबोलिक लेके चलते हैं। We consider it to be parabolic। So last of the correction to be applied is reduction of the length to the mean sea level। कहने का मतलब है आप जो लंबाई मेजर करते हो किसी भी लाइन की, आप जो लंबाई मेजर करते हो किसी भी लाइन की, वो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे मेजर करते हो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमने जो लंबाई मेजर करी किसी भी लाइन की, वो किसी h दूरी पे मेजर करी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको हम रिड्यूस कर देते हैं कहां पर? एक रेफरेंस लेवल पे, और वो रेफरेंस लेवल हमेशा लेते हैं मीन सी लेवल। तो हमने ए और बी के बीच की दूरी नापी l, पर ए और बी के बीच की दूरी नापी कितनी हाइट ऊपर? h हाइट ऊपर। अब इस l के करस्पॉन्डिंग मुझे मीन सी लेवल पे, ये मीन सी लेवल है, सो दिस इज आवर मीन सी लेवल, मुझे मीन सी लेवल पे इक्विवेलेंट लेंथ निकालनी है। अगर मुझे मीन सी लेवल पे इक्विवेलेंट लेंथ निकालनी है, कैसे निकालूंगा? अगेन वी यूज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट? आर्क लेंथ। थीटा किसके बराबर है? थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? थीटा विल बी इक्वल टू L अपॉन R प्लस H। दिस इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट अपॉन R। ये L इक्विवेलेंट अपॉन R के बराबर है, तो L इक्विवेलेंट आ गया हमारा यहाँ से। So L equivalent is equal to RL upon R plus H। ये हमारी क्या निकल के आ गई? L equivalent आ गई। अब अगर मुझे करेक्शन लगाना है, करेक्शन क्या होगा? करेक्शन इज नोन एज व्हाट? ट्रू माइनस मेजर्ड। तो इसका मतलब L equivalent माइनस L, ट्रू माइनस मेजर्ड। आपने मेजर कितनी करी? L, ट्रू कितनी दी? LE। सो RL अपॉन R प्लस H माइनस L। ये हमारी क्या निकल के आ गई? करेक्शन आ गई। तो करेक्शन आ गई किसकी वजह से? करेक्शन आ गई हमारे हाइट की वजह से। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो। और सिंपलीफाई करें कैसे? इसमें हमने L कॉमन लिया, L कॉमन लिया, ब्रैकेट में गए, R माइनस H अपॉन R प्लस H। R कैंसल आउट हो गया, सो इट इज कैंसल्ड आउट। R प्लस H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? माइनस HL अपॉन R। तो अजम्पशन लगाया है, क्या अजम्पशन लगाया है? कि R प्लस H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R, व्हिच इज ऑब्वियस। अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द एलिवेशन जहां पर आप लंबाई नापोगे। तो करेक्शन ड्यू टू हाइट क्या निकल के आया? माइनस HL बाय R। तो ये हमारी करेक्शन आ गई। ये हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? किसी पर्टिकुलर हाइट पे आप लंबाई क्या नाप लोगे? ज्यादा नाप लोगे। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑपरेशंस ऑन फील्ड वर्क इन चेन सर्वेइंग। अब कौन कौन से हमारे ऑपरेशंस हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन? अब कौन कौन से ऑपरेशंस हैं हमारे चेन सर्वेइंग में? तो इसमें भी हंसने लग जाते हैं, हर चीज में हंसने लग जा रहे हो, क्यों भाई? चलो, हाँ। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर बीइंग कैरिड आउट इन चेन सर्वेइंग। अब ये सारे ऑपरेशंस कहां पर होते हैं? फील्ड में होते हैं। ऑल दीस ऑपरेशंस आर बीइंग कैरिड आउट इन द फील्ड चेन सर्वेइंग के टाइम पे। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? पहला, द फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज रेकरेंस। इसको रेकी भी बोलते हैं। और रेकरेंस जरूरी नहीं है चेन सर्वेइंग में हो, रेकरेंस हर एक काम में की जाती है। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो उससे पहले रेकी की जाती है। अब रेकरेंस का मतलब क्या होता है? रेकी का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड। जब भी आप एरिया की सर्वे करते हो, प्रिलिमिनरी, टू गेट सम आइडिया अबाउट द टेरेन, आपको आइडिया मिल जाए किसके बारे में? टेरेन कैसी है वहां पे, एंड टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल फीचर्स। तो एक आइडिया लग जाएगा टेरेन के बारे में और आपको प्रिंसिपल फीचर्स की जानकारी मिल जाएगी। प्रिंसिपल फीचर्स की जानकारी मिल जाएगी जैसे माउंटेन्स, जैसे रिवर, जैसे वैलीज, जैसे कट। तो जब भी आप प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन करोगे किसी भी एरिया की, उसको हम क्या बोल देंगे? रेकरेंस बोल देंगे। इन दिस ग्राउंड इज एग्जामिन्ड एंड डिसाइडेड अपॉन फॉर द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द ट्रायंगल।
तो रेकरेंस में आप ग्राउंड को एग्जामिन कर लोगे और जो बेस्ट अरेंजमेंट है ट्राइंगल्स का उसको भी आप फिक्स कर दोगे। इसके बाद आप मेन सर्वे लाइन को भी एनालाइज कर लोगे कि यार यहाँ पर हम मेन सर्वे लाइन बनाएंगे और यहाँ पर हमारे मेन स्टेशन होंगे। तो जब भी आप प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन करोगे फॉर द एरिया टू बी सर्वे टू हैव सम आइडिया अबाउट द टेरेन and to identify the principal features, that process will be termed as what? Recurrence। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? Recurrence बोल देते हैं। तो पहली ऑपरेशन क्या है फील्ड में हमारे चेन सर्वेइंग के? Recurrence। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो। क्लियर है? ड्यू टू जॉब नॉट एबल टू सी, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज व्हाट? मार्किंग ऑफ द स्टेशन। अब जब आपने रेकरेंस कर ली इसके बाद क्या करोगे? स्टेशन को मार्क करोगे। Once the recurrence is done, the main stations are marked on the ground। आप main stations को मार्क करोगे ग्राउंड के ऊपर such that it can be readily located afterwards। तो main station को मार्क कराओगे, सबसे अच्छा तरीका मार्क करने का क्या है? उसके ऊपर पैग लगा देते हैं। तो एक बार आपने रेकरेंस कर दी, रेकरेंस के टाइम पे आप मेन स्टेशंस को आइडेंटिफाई कर देते हो और वहां पे पैग लगा देते हो कि जब भी मैं बाद में आऊंगा यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? मेन स्टेशंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले रेकरेंस करी, फिर हमने क्या किया? मार्किंग कर दी मेन स्टेशंस की। इसके बाद हम करते हैं रनिंग ऑफ द सर्वे लाइन। एक बार आपके स्टेशंस मार्क हो गए, नाउ यू विल रन द सर्वे लाइन। तो अगली ऑपरेशन क्या इन्वॉल्व है? रनिंग ऑफ द सर्वे लाइन। अब रनिंग ऑफ सर्वे लाइन का मतलब क्या है? सर्वे लाइंस आर रन टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन स्टेशंस। सर्वे लाइन को इसलिए रन किया जाता है ताकि आप क्या कर पाओ? ताकि आप दो मेन स्टेशन के बीच की दूरी को नाप पाओ। और इसके बाद अगर आपको कोई ऑफसेट मार्क करना है तो आप ऑफसेट भी मार्क कर लो। हमें पता है ऑफसेट आप किससे मेजर करते हो? सर्वे लाइन से मेजर करते हो। या नोट टू द फैक्ट दैट ऑफसेट्स आर बीइंग मेजर्ड फ्रॉम सर्वे लाइन इटसेल्फ। तो वंस दी स्टेशंस आर बीइंग मार्क्ड, जो अगला ऑपरेशन है हमारा चेन सर्वेइंग में वो क्या है? रनिंग अ सर्वे लाइन। सर्वे लाइंस आर बीइंग रन टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द मेन स्टेशन। मेन स्टेशन के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वे लाइन को रन करते हैं। वंस दी सर्वे लाइन इज रन, आखिरी ऑपरेशन क्या है हमारा? टेकिंग द ऑफसेट। अब क्या है ऑफसेट? ऑफसेट इज द लेटरल डिस्टेंस व्हिच इज मेजर्ड फ्रॉम द सर्वे लाइन। ये लेटरल डिस्टेंस है जो आप कहां से मेजर करते हो? सर्वे लाइन से मेजर करते हो। ऑफसेट लास्ट क्लास में आपको बताया था ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये ओब्लिक भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है। तो दो तरह के होते हैं, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट और एक ओब्लिक ऑफसेट। डायग्राम बना हुआ है। लेट अस सपोज ए बी हमारी सर्वे लाइन है। पहला ऑफसेट, लेटरल डिस्टेंस आपने किससे मेजर किया? लेटरल डिस्टेंस आपने मेजर किया सर्वे लाइन से, इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट। फिर आपने लेटरल डिस्टेंस मेजर करी किससे? सर्वे लाइन से। इस बार ये जो ऑफसेट है ये ऑब्लिक है, ये 90 डिग्री पे नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ऑब्लिक ऑफसेट। तो सबसे पहले क्या किया? रेकरेंस किया, फिर हमने क्या किया? स्टेशन को मार्क किया, फिर हमने क्या किया? सर्वे लाइन को रन किया और फाइनली हमने क्या कर लिया? ऑफसेट ले ली। वी हैव टेकन द ऑफसेट। नो लाइट इशू सर, लाइट का इशू हो रहा है। लाइट का इशू क्या हो रहा है? लाइट का इशू सही तो कर दिया, लाइट वाइट सब हमने, अब लाइट भी सही है, अब साउंड वाउंड भी मैंने सही करवाई है। ये क्या यहाँ पे भी कुछ है क्या? प्रणाम। एनवायरमेंट साइंस का गेट का सब्जेक्ट कब शुरू होंगे? भाई ये तो पूरा हो नहीं पा रहा। आप ऐसे बोले हैं कि हंसी आ गई। क्यों? वो भी तो ऐसे ही बोल रहा था, मैंने तो बस कंटिन्यू किया। वो भी ऐसे बोल रहा था। चलो ठीक है, चलते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? ऑफसेट का। अब ऑफसेट से लिंक जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ध्यान रखना, ऑफसेट से लिंक जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, क्या ऑब्जेक्टिव मिलता है ऑफसेट से लिंक? क्या बोल रहा है? The maximum or limiting length of the offset is generally determined from the consideration that the error produced in plotting the detail on the plan should not exceed 0.25 mm और 0.025 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा हूं मैं? वापस रिपीट करता हूं। जो मैक्सिमम या लिमिटिंग लेंथ होती है हमारे ऑफसेट की, वो जनरली हम डिटरमाइन करते हैं किस बिहाफ पे? वो जनरली हम डिटरमाइन करते हैं इस बिहाफ पे जब ऑफसेट को, लेट अस सपोज ये ऑफसेट हमारा ग्राउंड पे है ए बी, ये ऑफसेट हमारा ग्राउंड पे ए बी। आप जब इसको प्लान पे बनाओगे, छोटा ए छोटा बी, तो आप फील्ड से प्लान पे लेके आए ऑफसेट को बनाने के लिए, तो आपके ऑफसेट की मैक्सिमम लेंथ जनरली इस बात पे डिटरमाइन होती है कि जब आप इसको प्लॉट करोगे प्लान के ऊपर, जो आपका एरर है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए प्लॉटिंग में। The error in the plotting should not be more than 0.25 mm. So error in the plotting should not be more than 0.25 mm और 0.025 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना, आगे कैलकुलेशन करेंगे इसकी। अब आप बोलोगे सर 0.25 mm ही क्यों? इसकी जानकारी दी आपको। 0.25 mm is the minimum value that the human eye can differentiate। इतनी छोटी वैल्यू हमारी आंखें डिफरेंशिएट कर पाती है, इससे छोटी वैल्यू हुई आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो जब आप ऑफसेट को बनाओगे अपने प्लान के ऊपर, बनाने में जो एरर है वो 0.25 mm से
क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन दिस, इतनी ही एरर परमिटेड है हमारी। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम लेंथ है ऑफसेट की वो किस किस बात पे डिपेंडेंट हो गई, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी व्हिच इज डिजायर्ड, कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन स्केल ऑफ प्लॉटिंग, ये डिपेंड कर जाएगा किस स्केल पे आप प्लॉट कर रहे हो। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पॉसिबल एरर इन द डायरेक्शन एंड लेंथ, आप एरर लेंथ में निकाल रहे हो या आप एरर डायरेक्शन में कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप एरर दोनों चीजों में करो, वी कैन इंड्यूस द एरर इन द लेंथ आल्सो, वी कैन इंड्यूस द एरर इन द डायरेक्शन आल्सो। सो हेंस द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑफसेट विल डिपेंड अपॉन एक्यूरेसी व्हिच इज डिजायर्ड, ये रही हमारी एक्यूरेसी 0.25 mm। दूसरा स्केल ऑफ प्लॉटिंग, इतनी स्केल पे आप प्लॉट कर रहे हो, और तीसरा आप एरर डायरेक्शन में कर रहे हो या डायरेक्शन और लेंथ दोनों में कर रहे हो। ये तीनों बातें मिलकर किसको डिसाइड कर लेंगे, हमारी लेंथ ऑफ ऑफसेट को डिसाइड कर लेंगे। अभी कैलकुलेशन करके देता हूँ इसके बाद। सर्वे हो सके तो प्लीज थोड़ा जल्दी सेशन कंप्लीट करवा दीजिए। भाई करवा दूंगा यार, मेरे ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, बाकी क्लासेस भी हो, दिन में 8 घंटे क्लास हो रही है। नहीं हो रहा, सही चल रहा है, ठीक है। क्लियर है वॉल्यूम? सो दिस वैल्यू इज क्लियर कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑफसेट विल डिपेंड अपॉन दिस। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नाउ विल कैलकुलेट दिस वैल्यू। चलो पहला केस, एरर इन द लेइंग ऑफ द ऑफसेट। आप जब एरर इंड्यूस करा रहे हो वो किस में करा रहे हो, लेइंग में करा रहे हो, यानी जब आप बना रहे हो उसको प्लान के ऊपर, उसके लेइंग में एरर आया। इस बात को समझने के लिए डायग्राम देखो। अब जैसा मुझे लग रहा है, मैं भी देख रहा हूं, डायग्राम साफ साफ दिख रहा है, पर फिर भी मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। आई विल बोल्ड दिस डायग्राम ताकि आप क्लियरली देख पाओ। जरा चेक करो, ये हमारी सर्वे लाइन है फील्ड में, दिस इज अवर सर्वे लाइन इन द फील्ड, ठीक है, सर्वे लाइन इन द फील्ड। P is the actual, so P is the actual point on the ground, P हमारा एक्चुअल पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, तो P is the actual point on the ground। पर जब आप इसको प्लेन पे लोकेट कर रहे हो, प्लेन पे आप लोकेट कर रहे हो P1 पॉइंट, तो एक्चुअली हमारा जो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर वो तो P है, पर जब आप प्लेन पे लोकेट कर रहे हो, प्लेन पे आप लोकेट कर रहे हो P1, तो P की जगह प्लेन पे आपने लोकेट किया P1। इसका मतलब जो एरर है लेइंग की, जो एरर है लेइंग की, उसको मैं क्या बोल दूंगा, the error in the laying is this। तो ये हमारा एरर आ गया लेइंग के अंदर, which is equal to PP2। so error in the laying will be technically termed as what, PP2। तो फील्ड में आपका पॉइंट P है, आपके ऑफसेट की लंबाई कितनी है, ऑफसेट की लंबाई है L, पर जब आप उसको प्लेन में बना रहे हो तो आपने प्लेन में P की जगह कितना बनाया, P1 बनाया। so there is error involved in the laying, लेइंग में एरर आ गया। तो कितना एरर आया लेइंग के अंदर हम निकाल सकते हैं। so error in the laying is how much, error in the laying is PP2, और PP2 की वैल्यू कितनी हो गई, PP2 की वैल्यू हो गई L sin थीटा। so this is the error which is involved in the laying। तो जब आपने इसको प्लेन के ऊपर बनाया, आपका एरर आया L sin थीटा। अब लेट अस सपोज आपके मैप की या प्लेन की स्केल कितनी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू S मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू S मीटर, ये आपका स्केल है। तो जब आप उसको प्लेन में बनाओगे, आप L sin थीटा की जगह प्लेन में कितनी बनाओगे, प्लेन में बनाओगे L sin थीटा डिवाइड बाय S सेंटीमीटर। So while plotting on the plan, the error will be how much, L sin theta by S। और अभी हमने डिस्कस किया हम कहां तक की एरर परमिट करते हैं, हम एरर परमिट करते हैं 0.025 सेंटीमीटर की। इसका मतलब ये है कि L sin थीटा by S किससे कम होना चाहिए, 0.025 से कम होना चाहिए। इस कंसेप्ट को यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, इस कंसेप्ट को यूज करके मैं L की वैल्यू निकाल सकता हूँ। So using this concept I can calculate the value of L। तो L की वैल्यू क्या आ गई, so L should be less than 0.025 upon, so 0.025 ये आ गया 0.025 upon sin theta, so upon sin theta into what, S, so into S। ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारी लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट निकल के आ गई। तो अभी जो हमारा एरर था वो किसमें था, लेइंग के अंदर था। तो फील्ड में आपका जो ऑफसेट था वो था QP, P पॉइंट की जगह आप P1 मार्क कर रहे हो किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो एरर कितनी आई लेइंग के अंदर, एरर इन द लेइंग इज L sin थीटा। तो ये तो हमारा पहला केस हुआ। जैसे लेट क्लासेस हो रही हैं, दिसंबर तक सर्वे हो जाएगा तो बढ़िया है। हाँ बढ़िया है भाई, जल्दी करना है तो भाई मैंने करा रखा है पूरा, सही बोल रहा है ये ओम मिश्रा। अगर तुम्हें एक दिन में पूरा सर्वे करना है, जैसे तुम सब्सक्रिप्शन लोगे उसी दिन सर्वे के सारे लेक्चर तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुम सब्सक्रिप्शन ले लो, सारे लेक्चर तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे, यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स।
सही बात बोली ओम मिश्रा ने, अगर जल्दी करना है तो एक सब्सक्रिप्शन ले लो, सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको, यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स। चलो ये तो पहला केस आ गया, एरर इन द लेइंग ऑफ ऑफसेट। अब दूसरा, एरर इन लेइंग इन डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन में भी एरर है और लीनियर मेजरमेंट में भी एरर है। तो अब जब आप ऑफसेट बना रहे हो, दो जगह एरर इंड्यूस हो रहे हैं, दो जगह एरर इंड्यूस हो रहे हैं, मतलब लेइंग में तो है ही, यानी लंबाई की मेजरमेंट में तो एरर है ही, साथ में एंगुलर मेजरमेंट में भी एरर इंड्यूस कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन और लेंथ दोनों में एरर आ रहा है। फिर से बात को समझाने के लिए मैं आपको सारी लाइनें बोल्ड करके दिखाऊंगा, डायग्राम में से बना हुआ है बोर्ड पे, डायग्राम इज ऑलरेडी ड्रॉन ऑन द बोर्ड। सो लेट सपोज ये हमारी सर्वे लाइन है फील्ड में AB, तो सर्वे लाइन है फील्ड में हमारी AB, अच्छी बात है। हमारा जो पॉइंट P है, हमारा जो पॉइंट P है वो क्या है, आवर पॉइंट P इज व्हाट, एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमारा पॉइंट जो P है वो एक्चुअल पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, सो दिस इज द एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड P। आप क्या प्लॉट कर रहे हो, P1 इज द पॉइंट लोकेटेड ऑन द प्लान, P1 वो पॉइंट है जो आपने प्लान के ऊपर लोकेट किया, सो P1 इज द पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड ऑन द प्लान। तो ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो है P, आपने जो लोकेट किया प्लान के ऊपर वो है P1। अब दो जगह एरर आई है आपकी, दो जगह एरर कौन सी आई है, पहली आपने इसकी लंबाई मेजरमेंट में एरर इंड्यूस करी, कितनी, x। दूसरा, आपने इसके एंगुलर मेजरमेंट में एरर इंड्यूस करी, थीटा। तो दो जगह एरर इंड्यूस किया है, एक लंबाई की मेजरमेंट में एरर और एक एंगुलर मेजरमेंट में एरर इंड्यूस किया। पिछली बार किसमें एरर थी, बस पिछली बार एरर किसके अंदर करी थी आपने, लेइंग में एरर इंड्यूस करी थी। इस बार आप लेंथ के मेजरमेंट में भी एरर कर रहे हो और एंगुलर मेजरमेंट में भी एरर कर रहे हो। अब अगर मुझे एरर निकालनी है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरर, अब एरर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो लेंथ ऑफ द एरर ऑन द ग्राउंड, सो लेंथ ऑफ द एरर ऑन द ग्राउंड। तो अगर मुझे लेंथ निकालना है एरर का ग्राउंड के ऊपर, दिस इज द लेंथ ऑफ द एरर ऑन द ग्राउंड, PP1। अब PP1 को समझने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज P1, मैंने बाहर निकाल दिया इसको, दिस इज P, this is 90 डिग्री, ये x है। if this is L, this will be L sin theta, perpendicular हमारा L sin theta। तो PP1 is the error, ये हमारा एरर है ग्राउंड के ऊपर। तो एरर ऑन द ग्राउंड विल बी हाउ मच, एरर ऑन द ग्राउंड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L sin थीटा का होल स्क्वायर, सो L sin थीटा का होल स्क्वायर। ये एरर आया मेरा ग्राउंड के ऊपर। पर जब आप इसको प्लेन के ऊपर प्लॉट करोगे, अगर हमारी स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू S मीटर, जब प्लेन के ऊपर प्लॉट करूंगा तो यही एरर कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय S, और एज पर मैक्सिमम एरर व्हिच कैन बी इंड्यूस्ड इन द ऑफसेट, दिस शुड बी लेस देन 0.025। यानी यहां से मैं दोबारा क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं ऑफसेट की लेंथ निकाल सकता हूं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा इसके ऊपर आपको। यू विल फाइंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑन दिस, गेट में भी आता है और ESE में भी आता है। You will find the objective in GATE, ESE, और जो आप SSC JEE की या बाकी AE JEE के एग्जाम देते हो उसमें भी एग्जाम में आपको ये सवाल डायरेक्टली मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है ऑफसेट की लंबाई हम इस बिहाफ पे निकालते हैं कि आप मैक्सिमम कितना एरर परमिट कर सकते हो। स्केल पे डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप एरर डायरेक्शन में ला रहे हो, मेजरमेंट में ला रहे हो या लेइंग में ला रहे हो। वेदर एरर इंड्यूस इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, और एरर इंड्यूस इन लेइंग ऑफ द ऑफसेट। PDF हो जाता है तो ठीक है। चले, टू मच इको साउंड सबको आ रही है क्या, नो इको, सही चल रहा है। लेइंग और एंगुलर एरर सेम नहीं है, लेइंग और एंगुलर एरर सेम है, सही है। आप जो बोल रहे हो लेइंग और एंगुलर एरर, सही है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। चाहे लेइंग बोल दो चाहे एंगुलर एरर बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। तो अगर एंगुलर आपने डिस्टेंस मेजर करने में गलती कर दी यानी लेइंग में गलती कर दी, तो एक जना पूछ रहा है, मलिक ने पूछा लेइंग और एंगुलर एरर सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर सेम। बहुत इको हो रहा है, अरे भाई सही है, नो इको। बेटा जिनका भी इको हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो, इको हट जाएगा, क्योंकि अगर इको हो रहा होता तो सबका हो रहा होता, और मेरे पास भी यहाँ पे आवाज आ रही है, तो मेरे पास भी यहाँ पे आवाज आ रही है, तो उसका मतलब इको नहीं है। क्लियर नहीं होगा सर, कौन सी चीज क्लियर शुभम करनी है बताओ, कौन सा पॉइंट क्लियर करना है शुभम? लेइंग वाले में प्रॉब्लम है सर, लेइंग वाले में प्रॉब्लम है, तो लेइंग वाले में प्रॉब्लम है, आ जाओ। देखो लेइंग वाले में प्रॉब्लम है, ये हमारी सर्वे लाइन है AB,
आपका जो ऑफसेट है वो है QP, फील्ड में जो ऑफसेट है वो QP है, ठीक है, फील्ड में ऑफसेट आपकी QP। अब आप जब उसको प्लान में बनाते हो, आप QP की जगह क्या बना देते हो, QP1 बना देते हो। तो आपने QP ले नहीं किया, आपने QP1 ले किया। तो फील्ड में आपका जो ऑफसेट था वो था QP, पर जब आप उसको कागज पे बना रहे हो, QP की जगह क्या बना दिया आपने, QP1 बना दिया। इसका मतलब लेइंग में एरर है, यानी मतलब आपने एंगल मेजर करने में गलती कर दी। आपको तो मेजर करना था थीटा एंगल, आपने 90 डिग्री पे बना दिया। अब कितनी गलती करी आपने गलती करी PP2 की। लेइंग में जो एरर है वो PP2 है, तो एरर कितना हुआ, L sin थीटा का। सो ये एरर कहां पर है, फील्ड में एरर है। जब आप कागज पे इसको प्लॉट करोगे तो स्केल से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने स्केल से इसको रिड्यूस कर दिया, ये रहा, ये एरर आ गया आपके प्लान के ऊपर। और हमारा मैक्सिमम कितना एरर परमिटेड है, मैक्सिमम एरर परमिटेड है 0.025। तो ये हमारा एरर आ गया लेइंग के अंदर, या एंगल एरर आ गया डायरेक्शन के अंदर। यू कैन से एरर इन लेइंग और एरर इन डायरेक्शन। थोड़ा इको है तो ठीक है, इसको करेंगे ठीक, फिर अगली क्लास में इसको भी ठीक करता हूँ। क्लियर है, शुभम बोल रहा है क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि अगर आपके चेनिंग ऑपरेशन के अंदर या टेपिंग ऑपरेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग और टेपिंग। अब दो तरह के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। पहला, व्हेन यू कैन चेंज अराउंड द ऑब्स्टैकल, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है आपके चेनिंग के अंदर, आप उसको क्या कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, बीच में पॉन्ड आ गया, जब आप चेनिंग कर रहे थे बीच में पॉन्ड आ गया। अब जब पॉन्ड आ गया तो क्या हुआ भैया, कोई परेशानी नहीं है, हम चेनिंग कर रहे थे A से C, मैं क्या कर सकता हूँ, पॉन्ड के साइड में से जाके चेनिंग कर सकता हूँ। तो ये दूसरा तरीका हो गया चेनिंग करने का। दिस इज द सेकंड मेथड अवेलेबल टू कैरी आउट द चेनिंग। तो अगर चेनिंग करते हुए कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, पहला केस, आप क्या कर सकते हो, ऑब्स्टैकल के अराउंड चेनिंग कर सकते हो। पर कई बार ऐसी ऑब्स्टैकल आ जाती है जब उसके अराउंड यानी उसके पार नहीं जा सकते। जैसे एग्जांपल, हमारी नदी है, तो इस बार नदी है, इस बार नदी आ गई हमारी। अब नदी के पार नहीं जा सकते, पर आपको क्या करनी है, चेनिंग करनी है। मेरे पास स्टेशन मार्क्ड है A और B, मेरे को क्या मेजर करना है, मेरे को AB लेंथ की लंबाई मेजर करनी है। तो जो AB है सर्वे लाइन, मुझे इसकी लंबाई मेजर करनी है, लेइंग ऑफ सर्वे लाइंस। तो स्टेशन तो मार्क्ड है, पर मुझे जब चेनिंग करनी है मुझे क्या करना पड़ेगा, नदी पार करनी पड़ेगी। नदी पार नहीं कर सकते। अब नदी पार नहीं कर सकते, ये सवाल भी बनेगा आपका। अब मुझे सर्वे लाइन AB की लेंथ निकालनी है। अब कैसे निकालूंगा, मैं ज्योमेट्री यूज करूंगा। कैसे, मैं AB लाइन के परपेंडिकुलर चला, मैं AB लाइन के परपेंडिकुलर चला, AB लाइन के परपेंडिकुलर चला, और बीच में मैंने एक पॉइंट मार्क किया, इंटरमीडिएट स्टेशन C। मैंने एक पॉइंट मार्क किया, इंटरमीडिएट स्टेशन C से मैंने किसको देखा, B को देखा। C से मैंने किसको देखा, B को देखा। अब C से ही मैंने एक और पॉइंट को देखा, किसको, E को। यहां पर मैंने एक रेंजिंग रॉड मार्क कर दी, यहां पर मैंने एक रेंजिंग रॉड मार्क कर दी, यानी E पॉइंट हमारा मार्क हो गया। फिर हमने फील्ड में क्या मेजर किया, फील्ड में हमने मेजर किया DC, और फील्ड में हमने मेजर किया ED। ये मैं मेजर कर सकता हूं, आई कैन मेजर CD, आई कैन मेजर ED। यहां पर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हियर देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। अब जब आपने CD, ED और AC मेजर कर लिया, अब मैं AB निकाल सकता हूं। AB कैसे निकालूंगा, मैं सिमिलर ट्रायंगल लगाऊंगा। आई विल से AB डिवाइड बाय ED, this is equal to CD divided by AC. So what is the value of AB? So AB is equal to what? So what is the value of AB? So AB is equal to ED into CD divided by AC. ये हमारे AB की वैल्यू आ गई। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है आपके चेनिंग के अंदर, आप उसको बाईपास भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपल ज्योमेट्री यूज कर सकते हो। इसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी बन के एक, he will give you the problem on this. रूट ओवर 0.025 मल्टीप्लाइड विद S होगा इन बॉटम राइट कॉर्नर का हाइलाइटेड फॉर्मूला। सो रूट ओवर S मल्टीप्लाइड बाय, हाँ बेटा S ही लिखा हुआ है, और टाइपिस्ट ने डेल्टा टाइप कर दिया यार। जो बॉटम मोस्ट फॉर्मूला है उसमें टाइपिस्ट ने डेल्टा लिख दिया S की जगह, क्यों परेशान हो रहे हो। 0.025 इज मल्टीप्लाइड विद S। तो वो जो हाइलाइटेड फॉर्मूला है वो S ही है, टाइपिस्ट ने डेल्टा लिख दिया, उसको नहीं पता चलता है S है या डेल्टा है।
एक तो सेशन इतने टाइम बाद होता है और इन लोगों को इको बोले जा रहा है। सही कह रहे हो, ये केवल डिस्टर्ब करने आते हैं। ठीक है, अभी भी बोल दो कि प्लस लेने को इको ठीक हो जाएगा। ले रहा हो, ठीक है। चलो, इनकी चल रही है बकैती। अपन तो अपना चैप्टर खत्म कराए। हाँ, चलो। Last of the point of discussion in chaining. So last of the point of discussion in chaining is known as cross staff survey. अब क्या होता है क्रॉस स्टाफ सर्वे? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन चेनिंग और टेपिंग। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट था क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ का पर्पस क्या होता है? ऑफसेट को मार्क करना। So with the help of the cross staff, we can mark the offset. अब क्या होता है क्रॉस स्टाफ सर्वे? Cross staff survey is a special type of chain surveying which is used to locate the boundaries of the field. बाउंड्रीज क्यों मार्क करनी है आपको फील्ड की? ताकि आप उसका एरिया कैलकुलेट कर पाओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस स्टाफ इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मार्क द ऑफसेट इन द फील्ड। नेक्स्ट, क्रॉस स्टाफ सर्वे क्या होता है? क्रॉस स्टाफ सर्वे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ चेन सर्वे व्हिच इज यूज्ड टू लोकेट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। बाउंड्री क्यों मार्क करनी है फील्ड की? ताकि आप उसका एरिया कैलकुलेट कर पाओ। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम पहले बेस लाइन सेलेक्ट कर देते हैं। तो इस मेथड में हम पहले बेस लाइन सेलेक्ट कर देते हैं। तुम्हारी बेस लाइन क्या बनी? हमारी बेस लाइन बनी ए और हमारी बेस लाइन बनी बी। तो पहले हमने बेस लाइन को सेलेक्ट कर दिया ए बी, जो आपको एरिया को डिवाइड कर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाफ के अंदर। फिर इस बेस लाइन की मदद से हम क्या मार्क कर रहे होते हैं? ऑफसेट मार्क कर रहे होते हैं। ये देखो, इस ऑफलाइन की मदद से हम ऑफसेट मार्क कर रहे होते हैं। तो ऑफलाइन की मदद से हमने ऑफसेट मार्क किए। तो ऑफलाइन की मदद, इस बेस लाइन की मदद से हमने ऑफसेट मार्क किए। जब ऑफसेट मार्क कर लिए, सारे स्टेशंस मिले, सारे स्टेशंस को जोड़ा, बाउंड्री निकल के आ गई सर्वे एरिया की। अब जब बाउंड्री निकल के आ गई सर्वे एरिया की, देखो पूरा सर्वे एरिया डिवाइड हो गया किसके अंदर? पूरा सर्वे एरिया डिवाइड हो गया ट्राइंगल और ट्रेपेजियम के अंदर। सारे ट्राइंगल और ट्रेपेजियम का एरिया जोड़ दो, क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये सिंपल रेगुलर शेप्स हैं, बीच में कई बार रेक्टेंगल भी मिल सकता है। तो आप बोल सकते हो रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम जहां पर दोनों साइड्स क्या हो जाए? बराबर हो जाए, बोथ दी साइड्स आर इक्वल। क्रॉस स्टाफ सर्वे में आप क्या कर पाते हो? परपेंडिकुलर ऑफसेट ही मार्क कर पाते हो। तो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट ही है। सो दीज आर परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो वो बोलेगा क्रॉस स्टाफ सर्वे क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ चेन सर्वे व्हिच आर यूज्ड टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द एरिया सो दैट यू कैन कैलकुलेट द एरिया, जिससे आप क्या कर पाओ? सर्वे का एरिया कैलकुलेट कर पाओ। अरे भाई पढ़ लो, क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो? चलो, सो दिस कंप्लीट्स योर एंटायर चेन सर्वेइंग। ये आपकी पूरी चेन सर्वेइंग कंप्लीट करता है। अब हम आते हैं सवालों के ऊपर। नाउ विल कम टू द प्रॉब्लम्स। देखो पहला सवाल, so a 100 meter की tape is suspended between the ends under a pull of 200 Newton. If the weight of the tape is 30 Newton, the correct distance between the tape ends will be nearly. तो वेट की वजह से आपको करेक्शन लगाना है। तो मेजर्ड लेंथ कितनी है आपकी? 100 मीटर की टेप है तो मेजर लेंथ कितनी होगी? 100 मीटर होगी। तो करेक्शन निकालना पड़ेगा आपको। यू हैव टू कैलकुलेट द करेक्शन। करेक्शन कौन सा निकालना पड़ेगा आपको? Which correction is to be calculated? Sag correction is to be calculated. तो सैग करेक्शन निकालनी पड़ जाएगी आपको। तो अगर आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर रखी है किस पे? फ्लैट पे, और यूज किया है किस पे? कैटेनरी पे, तो सैग करेक्शन क्या होती है? नेगेटिव होती है। सो द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेप हैज बीन डन ऑन द फ्लैट एंड यूज इन कैटेगरी। ये हमारा स्टैंडर्ड केस है। आपने उसको यूज किया कैटेनरी में, तो सैग करेक्शन क्या हो जाती है हमारी? नेगेटिव हो जाती है। तो सैग करेक्शन निकालो। मेजर्ड लेंथ आपको 100 मीटर की दे रखी है, मेजर्ड लेंथ है तो 100 मीटर। सैग करेक्शन लगाओगे तो वैसे ही बता सकते हो आप। एक ही वैल्यू है जो 100 मीटर से छोटी है। देयर इज ओनली वन वैल्यू व्हिच इज स्मॉलर देन 100 मीटर। बाकी आपको निकालना पड़ेगा सैग करेक्शन। टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ, तो कितना होता है सैग करेक्शन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैग करेक्शन? तो सैग करेक्शन होती है 24। क्या हो गया?
नहीं आ रहा क्या? क्यों नहीं आ रहा? Why it is not coming? आ तो रही है बेटा. हाँ. So sag correction is equal to W square L upon, नेट भी इतना छोटा है, तो W square L upon 24 P square. sag correction with minus sign. W वेट कितना है टेप का? 30 का होल स्क्वायर. लंबाई कितनी है? लंबाई है हमारी 100 अपॉन 24. कुल कितना लगाया? कुल लगाया 200 का. कैलकुलेट करो. कैलकुलेट कितनी वैल्यू आ रही है? 99.99. सैग करेक्शन बताओ कितना आ रहा है? वो तो मैंने कंसेप्चुअली बता दिया आपको कि जब आप सैग करेक्शन नेगेटिव लगाओगे तो मेजर्ड लेंथ हमारी 100 मीटर की है. सैग करेक्शन लगाने के बाद 100 से कम आ जाएगी. पर सैग करेक्शन की वैल्यू कितनी है एक्चुअली? सैग करेक्शन की वैल्यू निकाल के बताओ. W square L upon 24 P square. Give me the value of sag correction. 0.093. So 0.093 बोल रहा है एक जना. 0.093 मीटर. तो हमारी ट्रू लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्रू लेंथ विल बी इक्वल टू मेजर्ड लेंथ प्लस सैग करेक्शन. तो 100 मीटर प्लस माइनस 0.093 मीटर, तो 99.9 मीटर. So 99.9 मीटर. ठीक है. 0.09. ठीक है. क्लियर है सवाल? आ रहा है सबका ये? चलो ठीक है. देखो अगला सवाल. रेफर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है फॉर बेटर एक्यूरेसी इन मेजरिंग एंड प्लॉटिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बाय ट्रायंगुलेशन द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. स्टैंडर्ड सवाल है तो. सो फॉर बेटर एक्यूरेसी इन मेजरिंग एंड प्लॉटिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बाय ट्रायंगुलेशन, हमारा एंगल किसके बीच में होना चाहिए? हमारा एंगल 30 और 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए. अगर एंगल शुड बी इन द रेंज ऑफ व्हाट? 30 to 120 डिग्री. सो एंगल शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 120 डिग्री. सही बात है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अगला सवाल. अ टेप कितनी 30 मीटर की टेप वाज टेस्टेड बिफोर अ सर्वे एंड फाउंड टू बी हैविंग अ लेंथ ऑफ 29.93 मीटर. ठीक है. इफ द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड विद दिस टेप इज 270 मीटर, फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन. तो ट्रू लेंथ निकालनी है लाइन की. तो 30 मीटर की टेप को आपने टेस्ट किया और उसकी लंबाई कितनी निकल गई? एक्चुअल 29.93 मीटर निकल गई. तो 30 मीटर की टेप है पर एक्चुअल लंबाई 29.9 है. तो आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी है इसकी. सो एक्चुअल लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट? सो एक्चुअल लेंथ दिस विल बी इक्वल टू L डैश अपॉन L इनटू मेजर्ड लेंथ. L डैश कितनी है? L डैश की वैल्यू कितनी है? सॉरी, L अपॉन L डैश. सो L अपॉन L डैश. सो L अपॉन L डैश निकाल के दो. कितनी आ रही है वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? क्या रिजल्ट आ रहा है? तो निकाल सकते हो कितनी बार टेप यूज हुई. हमारी टेप यूज हुई 270 डिवाइड बाय 30. तो इतनी बार आपने टेप यूज करी. नंबर ऑफ टाइम टेप इज यूज्ड इनटू 29.93. सो इनटू 29.93. सो 29.93. कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है. काइंडली फिक्स इको प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास. लास्ट क्लास में भी बहुत इको रिकॉर्डेड देखा था मैंने. ठीक है कर दूंगा भाई. ठीक है यार. आज स्टार्टिंग में जब मैं बोलता हूँ ना, जब वो टेक्नीशियन रहता है, जब क्लास स्टार्ट होती है ना, तब टेक्नीशियन रहता है, तो जब मैं पूछता हूँ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है तब बताया करो. वो टेक्नीशियन ठीक कर देगा. अब आप क्लास चालू होने के बाद बोलोगे मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं है कि साउंड में इको किस वजह से आ रही है. तो जब भी क्लास चालू होती है उस समय मैं इसलिए पूछता हूँ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, क्योंकि उस समय टेक्नीशियन आसपास ही रहता है, वो ठीक कर देगा. तो अगली क्लास में जब चालू हो रही होगी क्लास, एक बार जब आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ आवाज सही है, वीडियो सही है, लाइटें सही है, तभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे. देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास. कितनी वैल्यू आ रही है? 269.3.
269.39 मीटर, तो 269.39 मीटर, यही आ रहा सबका। चले आगे, चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। यूज योर रोड माइक टू अवॉइड इको। बेटा ये मैं अपने घर के स्टूडियो पे क्लास नहीं ले रहा, ये ऑफलाइन सेंटर में क्लास चल रही है। वो घर पे मेरे पास रोड का माइक, यहाँ पे कॉलर माइक ही है। चलो नेक्स्ट क्या है। डैश इज 33 फीट लॉन्ग एंड इज मोस्टली यूज फॉर कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। बता रखा है कौन सी चेन? रेवेन्यू चेन होती है। सारी चेन के बारे में आपको जानकारी दे रखी है। 33 फीट लॉन्ग होती है और कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए यूज करते हो आप इसे। सो इट इज यूज फॉर द कैडेस्ट्रल सर्वे। सो इट इज यूज फॉर द कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, सही बात है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अगला सवाल क्या है। रेवेन्यू, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बैंड चेन क्या होती है? स्टील चेन को बैंड चेन बोलते हैं। स्टील चेन का दूसरा नाम बैंड चेन होता है। तो दिखाई थी आपको फोटो, एक्चुअल में रियल पिक्चर दिखाई थी मैंने स्टील चेन की। तो वो बैंड के फॉर्म में होती है, जैसे रबर बैंड होता है वैसे स्टील का जो बैंड होता है, इसलिए उसको बैंड चेन बोल देते हैं। जो बैंड चेन है हमारी, बोल रहे बैंड चेन क्या होती है? ये स्टील चेन है, तो स्टील की चेन है, तो स्टील चेन इज नोन एज बैंड चेन। चलो नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? The line which is used to collect the details of the object in an area is called as what? The line which is used to collect the details of the object in an area is known as। देखो अभी पीछे आया था, वो लाइन जो ऑब्जेक्ट की डिटेल कलेक्ट करने के लिए यूज करते हो। देखो ये लाइन बना रखी थी, कहाँ बना रखी थी ये लाइन? अभी बनी हुई थी लाइन, ये अभी थ्योरी में आई थी ये लाइन। ये देखो ये ऑब्जेक्ट की डिटेल, ये ऑब्जेक्ट की डिटेल लेने के लिए जिस लाइन को आप बनाते हो उसे क्या बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट की डिटेल मेजर करने के लिए जिस लाइन को बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं टाई लाइन। सो दिस इज टर्म्ड एज टाई लाइन। तो इसको टाई लाइन बोला जाता है। देखो पीछे अभी थ्योरी में आया भी था। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज टाई लाइन। क्लियर है? चलो नोट्स मैंने ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिए आपके, चेनिंग और टेपिंग है, पूरा चैप्टर आपको करा दिया है। अगली क्लास में हम कंपास सर्विंग स्टार्ट कर देंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद कंपास सर्विंग। आपके 1 2 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए सर्विंग के। 3 ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द सर्विंग आर बीइंग कंप्लीट।